दोस्तों नमस्कार। क्या बीजेपी को यह साफ तौर पे पता चल चुका है कि यूपी का चुनाव बीजेपी हार रही है और सिर्फ अब बीजेपी के पास एक ही रास्ता है, मोटा भाई और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके क्या वो सत्ता में वापसी कर सकते हैं? क्या अखिलेश यादव चुनाव जीतने के बावजूद भी यूपी में सरकार नहीं बना पाएंगे? उदाहरण के तौर पे जैसे मध्य प्रदेश को ले लीजिए, गोवा को ले लीजिए, आप कर्नाटक को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए। अब जबकि साफ तौर पे जैसे आप सब जानते हैं कि बीजेपी के बेताज बादशाह प्रचार मंत्री हमारे मोदी जी 5 चरणों से गायब रहे, तो क्या मोदी जी के पास सीक्रेट कोई एजेंट के द्वारा यह रिपोर्ट आ गई थी कि बीजेपी यूपी का चुनाव हारने जा रही है और जिसकी वजह से मोदी जी 5 चरणों में अपने आप को चुनाव से बिल्कुल ही दूर रखा, लेकिन आखिरी के 2 चरण में, छठे चरण में कुछ कम, लेकिन 7वें चरण में जो वाराणसी का उनका अपना क्षेत्र है वहां पे वो दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं क्या चीज हूं बीजेपी के लिए, और इसकी वजह से 7वें चरण में जाके फिर वाराणसी में डेरा जमा लिया है। 3.5 लाख वोट 2019 में मोदी जी के खिलाफ पड़े थे, मोदी जी के ही क्षेत्र में। 2019 नहीं, ये 2022 है। तो क्या इस बात का अंदाजा बिल्कुल साफ तौर पे मोदी जी को है कि वो 2019 नहीं, ये 2022 है जहां पे बीजेपी हार रही है यूपी का चुनाव? तो आखिर 5 चरणों में मोदी जी गायब क्यों रहे? लेकिन सबसे पहली बात, क्या अखिलेश चुनाव जीत भी जाते हैं तो क्या वो सरकार बना पाएंगे आसानी से, या बिहार का उदाहरण अपने जेहन में रखते हुए और आखिरी चरण का ये जो दौर अब चुनाव है 7 मार्च को, उसके बाद वो इस रणनीति में लग जाएंगे कि कोई सरकारी मशीनरी हेरा फेरी ना कर पाए और किसी भी तरह से सत्ता का दुरुपयोग करके उनको सरकार बनाने से दूर रखने में कहीं बीजेपी कामयाब ना हो जाए। ये पहली बात। लेकिन जिस तरह से बिहार में बैलेट पेपर्स के खेल हुए थे, बैलेट पेपर्स के जो वोटिंग हुए थे उसके खेल हुए थे, अभी एक रिपोर्ट आई है करीब 4,56,000 बैलेट की वोट की उसमें जुड़ जाएगा आखिरी दौर के चुनाव होने के बाद टोटल वोटिंग में। अगर इसको आप इस तरीके से समझेंगे, 403 सीट अगर यूपी में है तो हर सीट पे करीब 1132 वोट और जुड़ेंगे। और ये जो बैलेट पेपर की वोटिंग है उसमें बिहार में किस तरह से हेराफेरी के आरोप लगे थे प्रशासन के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर लोगों ने उंगली उठाए, वही क्या यूपी में होगा? क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे बैलेट वोट उसमें जोड़े जाएंगे। तो क्या जिन उम्मीदवारों को बिहार में जीत का सर्टिफिकेट देने के बाद उनसे छीन लिया गया था कि बैलेट पेपर के द्वारा आप हार चुके हैं, क्या कुछ इस तरीके का खेल देखने को मिलेगा? ऐसा अलग अलग तरीके से अभी रिपोर्ट आ रही है कि बीजेपी के पास सिर्फ एक रास्ता बची है। पहला, मोटा भाई, जोड़ तोड़ और खरीद की राजनीति, मोटा भाई का मतलब आप समझ गए होंगे, और दूसरा सरकारी मशीनरी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो विपक्ष की पार्टी है, यानी कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे जिसकी भी सरकार जीत के बनती है, मैं ये नहीं कहता, अगर वो चुने जाते हैं तो उनको इन तंत्रों से भी लड़ना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। ये तय है आज के डेट में। मैंने आपसे बताया 4.5 लाख के करीब बैलेट पेपर की जो वोट्स है वो उसमें जोड़े जाएंगे। अगर एग्जैक्ट पूछेंगे तो जो आंकड़ा अलग अलग रिपोर्ट से आ रही है, 4,56,000 बैलेट वोटों की उसमें ऐड ऑन किया जाएगा। क्या मोदी जी को पता था कि यूपी का चुनाव हारने वाली है बीजेपी, और मोदी जी कभी नाकामी का ठीकरा अपने सर पे नहीं लेते तो योगी जी को सिर्फ आगे रखा? इसमें सबसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब गोरखपुर में एरिया में चुनाव थे तो योगी जी अकेले रोड शो कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम में आसपास में अमित शाह मौजूद थे, लेकिन कोई नहीं आया। अभी के टाइम में वाराणसी में तमाम मंत्री संतरी सब डेरा डाल के बैठे हुए मोदी जी के साथ में। तो क्या यहां पे एक चीज कहना जरूरी है कि जिस तरह से हर काम में देखेंगे कि अब मौजूदा मंत्री मोदी जी की जय जयकार करते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ऐसा नहीं लगता कि जैसे राजतंत्र चल रहा हो, जिसे महाराज का नाम नहीं लेंगे तो उनको मंत्रालय से निकाल दिया जाएगा।
स्टूडेंट को लेके आए, उसमें भी मोदी जी जिंदाबाद की नारे लगवा रहे थे। खैर उसमें जो हुआ आप सब लोग जानते हैं। आप गौर से कभी किसी मंत्री को सुनिएगा, अगर वो बिना मोदी का नाम लिए हुए अपनी बात पूरी कर दे तो हो सकता है कि उसको मंत्रालय से शायद बाहर कर दिया जाए। इसलिए मोदी जी का जय जयकार करना उसकी मजबूरी होती है। अपना वजूद हर लोगों का खत्म हो चुका है बीजेपी में। खैर, छठे चरण से मोदी जी ने कमान संभाला है, तो क्या इसका मतलब है, और जिस छठे चरण में एक चीज यहां बता दूं, अलग अलग रिपोर्ट जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, जो ग्राउंड पे घूमने वाले लोग हैं, जो ग्राउंड पे घूमने वाले पत्रकार हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि पांचवें के बाद छठे चरण में भी बीजेपी मात खा चुकी है। और एक अनुमानित आंकड़ा लोग कह रहे हैं कि 15 से 20 सीट भी अगर बीजेपी जीत जाती है छठे चरण का, तो वो बहुत बड़ी बात है। और ये रिपोर्ट्स हैं उन ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों के, संवाददाताओं के, वो मेहनत करते हैं, ग्राउंड पे लोगों से बात करते हैं, हर बूथ पे घूमते हैं, हर कंस्टिट्यूएंसी में घूमते हैं, उनका ये रिपोर्ट है। ये गोदी मीडिया का एंकर जो अपने स्टूडियो में बैठ के और ये ओपिनियन पोल जो बनाते हैं ना लोगों को गुमराह करने के लिए, वैसे लोग नहीं है वो। खैर, मोदी जी की रैली भव्य होना चाहिए, क्योंकि लार्जर देन लाइफ मोदी जी है बीजेपी के लिए एकमात्र। बीजेपी यानी कि मोदी जी यानी बीजेपी आज के डेट में। अब सोचिए आप, उसका रैली क्यों नहीं ऐतिहासिक होगा। उस प्रधानमंत्री के रैली में अभी मैं देख रहा था काशी में 11,000 पुलिस वाले होंगे सिर्फ सुरक्षा के लिए। पीएससी के बटालियन होंगे, पैरामिलिट्री फोर्स के बटालियन होंगे, जोड़ते रहिए 11,000 पुलिस वाले, ये आंकड़ा आया है। उसके बाद कम से कम 1,000 से ज्यादा महिला और पुलिस वाले सादे वर्दी में लोगों के बीच होंगे। तो 15,000 से ज्यादा तो खाली सिक्योरिटी पर्सन हो गए, तो वो रैली भव्य क्यों नहीं दिखेगी। वहीं विपक्ष हो और वहीं बीजेपी का कोई दूसरा बंदा रैली करे, तो उसका रैली में क्या नजर आएगा। तो लार्जर देन लाइफ मोदी जी को दिखाने के लिए सरकारी तंत्र और सरकारी पैसे हैं ये। लेकिन 15,000 तो खाली सिक्योरिटी पर्सन होंगे उस रैली में, तो वो रैली क्या दिखेगी। वहां तो लोग ना भी पहुंचे, खाली सिक्योरिटी के लोग ही खड़े हो, तब भी वो रैली दिखेगी, सादे कपड़ों में अगर खड़े हो जाए तो ये है सच्चाई मोदी जी के भव्य रैली की बनारस में। लेकिन उसी बनारस में मोदी जी बैठे हुए हैं जिस बनारस में उसी गंगा के किनारे लोगों की लाशों को फेंक दिया गया था। वो दिन लोग भूले नहीं होंगे अभी। शायद उनके जेहन में कहीं ना कहीं वो चीज भी होगी। एक बार और याद दिला दूं कि 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में 3.5 लाख लोगों ने मोदी जी के खिलाफ वोट करी थी। तो इसमें कितना इजाफा हुआ होगा और जो अलग अलग क्षेत्र में वोटिंग होंगे उसमें कितने लोग साथ होंगे, ये देखने वाली बात 7वें चरण की होगी। लेकिन आप लोग ये मान चुके हैं और बीजेपी खासतौर पर इस बात को समझने लगी है। ना इनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है, अलग अलग संस्थाएं जो इनके साथ जुड़ी पड़ी है वो भी पस्त हो चुकी है। उनको भी पता है कि 6 चरण में ही ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी चुनाव यूपी का हार चुकी है। लेकिन 7वें चरण में मोदी जी का एंटर करना, वो भी बड़े धमाकेदार तरीके से, पैसे उड़ेंगे, रैलियां में शानदार तरीके से होगा, सब कुछ होगा। पता है आपको, पीछे कॉर्पोरेट खड़ा होगा जो पैसे उड़ा रहा होगा, लगा रहा होगा। इसीलिए तो देश को बेचा जा रहा है कॉर्पोरेट के हाथों में, ताकि तमाम तामझाम जो पीछे से अरेंज होता है उस पैसे का हिसाब किताब कौन देगा और किससे पता चलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोदी जी झांकने तक नहीं आए, उस रैली में गायब रहे। लेकिन ये 7वें चरण में शायद कहीं ना कहीं उन्हीं के सलाहकार ने कहा होगा कि यूपी हार गए तो 2024 में तो तय है कि आपकी सरकार चली जाएगी। तो क्या इसलिए उठ के मोदी जी आए हैं नंबर 1, या इसलिए आए हैं कि योगी के कद को छोटा दिखाना है कि देखो तुमने 5 चरण में 6 चरण में जो भी किया, हमने 1 चरण में अपना हमारा जो क्षेत्र था ये हमारी रुतबा है। मोदी जी शायद ये साबित करना चाहते हो, मे बी, क्योंकि आप लोग जानते हैं किस तरह से मोदी और योगी के बीच में खींचातानी चली है पीछे चुनाव शुरू होने से पहले ही, जहां पे योगी जी को हटाने की बात चल रही थी, ऐसे रिपोर्ट आ रहे थे, कई चीजें हैं। तो क्या ये खींचातान यूपी का चुनाव इनके हाथ से निकाल के ले गया, ये आने वाला वक्त बताएगा। ज्यादा दिन नहीं, 10 तारीख को। लेकिन सवाल यहां पे फिर वही है कि आखिर जो सबसे स्टार प्रचारक हैं मोदी जी बीजेपी के, वो 5 चरणों तक गायब क्यों रहे। वहीं बीजेपी ने मोदी जी के लिए बनारस में एक वॉर रूम तैयार किया है। स्टूडेंट को लाना था तो कोई रूम तैयार नहीं किया था,
मोदी जी के लिए एक वॉर रूम तैयार किया गया है बनारस में, जहां पे बीजेपी के आईटी सेल के लोग बैठे हैं। वो मोदी जी की छोटी छोटी बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे और बीजेपी से जुड़ी हुई अलग अलग संस्थाएं, चाहे आरएसएस हो चाहे हिंदू वाहिनी हो, वो अलग अलग तरीके से लोगों को घर घर जाएंगे। मतलब पूरे मोदी जी के लिए पूरा व्यवस्था किया गया है बनारस के अंदर में। लेकिन 5 चरण में गायब रहे हमारे मोदी जी, छठे चरण में और उसमें भी ऑलमोस्ट गायब थे, लेकिन 7वें चरण में, क्योंकि ये मोदी जी के क्षेत्र के अंदर आता है बनारस, और उससे 7वें चरण का जितने भी विधानसभा के क्षेत्र हैं, तो क्या मोदी जी अपने आप को इस बार साबित कर पाएंगे कि देखो बीजेपी में सिर्फ मैं ही हूं जो मैंने अपने क्षेत्र में ज्यादातर सीटें जीती, लेकिन बाकी लोग नाकामयाब रहे, चुनाव इसलिए हारा गया। क्या अपने हार का ठीकरा मोदी जी योगी जी पे फोड़ेंगे या अपने उन मंत्रियों पे फोड़ेंगे जो पहले से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं? या इसी को राजनीति कहते हैं कि किस तरह से अपने आप को बचा के चलो, इस तरह से ऐसे बचाओ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, जनता की बातों का जवाब मत दो। पीछे भूतकाल में भी पीछे भी कई बार इवैक्यूएशन किए गए अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों से भारतीयों का, किसी ने इतना प्रचार नहीं किया होगा और सब सरकारी पैसे पे ही आए हैं। तो काहे का मोदी जी जिंदाबाद? किस बात का मोदी जी जिंदाबाद? इवैक्यूएशन के लिए किस बात का जिंदाबाद? वो बच्चे किस तरह से अपनी जान बचा के भाग के आए हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मोदी जी से कह देना कि मैं जिंदा लौट आया हूं। वो बच्चे अपने बकायदा अपने उसमें लड़ रहे हैं, वो बच्चे बकायदा लड़ रहे हैं, अपने जान माल की रक्षा खुद करके आए हैं। तो 7वें चरण का चुनाव, जिसके अंदर में सारी ताकत मोदी जी के लिए झोंकी जा रही है, पूरी तंत्र उनके साथ लगा दिया गया है, पूरा कॉर्पोरेट भी उनके साथ लगा पड़ा होगा, तो क्या ये सिर्फ अपने आप को बीजेपी में एक बार फिर से सबसे अव्वल और नंबर 1 साबित करने के होड़ में ये कोई नई चाल है हमारे मोदी जी की? हो सकती है। क्या योगी जी को छोटा करके दिखाना है? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब 10 मार्च को ये रिजल्ट आएगा। लेकिन विपक्ष को, खासकर जो पार्टी बहुमत में आएगी, उसको सावधान रहना पड़ेगा और आंखें चारों खोल के रखनी पड़ेगी कि जिस तरह से बिहार में बैलेट पेपर का जो खेल हुआ और सरकारी मशीनरी का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया कई जगह पे, एक बिहार तो मैं ताजा उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, तो क्या यूपी में भी ऐसा कुछ हो सकता है जहां पे बीजेपी हारने लगे? तो ये मुद्दा डिपेंड करता है कि विपक्ष कितनी बारीक निगाह रखता है इन सब चीजों पे, जब तक रिजल्ट से लेकर के और सरकार बनाने तक की नौबत खत्म नहीं हो जाती। नमस्कार।